सबका कॉन्सेंट्रेशन यही होना चाहिए। हम बनाने वाले हैं C2H4 जिसमें 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो अभी हम C2H4 बनाने वाले हैं और हमें पता नहीं है कि डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल है या ट्रिपल बॉन्ड का, क्योंकि फिलहाल मैंने तो तुम लोगों को लिखवा दिया कि ये डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। तुम्हें एग्जाम में आएगा, तुम्हें थोड़ी पता है डबल का एग्जाम्पल है ट्रिपल का। कैसे करेंगे इसको? जो हमारे मिनिमम एलिमेंट होते हैं, कम नंबर में जो एलिमेंट है उसको सेंट्रल एटम बोलते हैं। तो सेंट्रल एटम यहाँ होगा कार्बन। 2 कार्बन बना दिए। जितनी भी हाइड्रोजन दे रखी है दोनों को बराबर बंटनी चाहिए। प्रसाद होता है साइड एटम्स। कितने हैं साइड एटम्स? 4। तो 2-2 इक्वल है ना। खुशी खुशी है? नहीं, मैं 3 लूंगी बेटा। सत्यम के साथ थोड़ी बात बंटवारा हो रहा है। 2 कार्बन के बीच में हो रहा है। 2 हाइड्रोजन को मिल गई। हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने यहाँ पे डॉट डाल दिया। ये हमने लिख दिया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के वैलेंस में होते हैं बेटा 4 इलेक्ट्रॉन। सबको पता है क्योंकि हम कर आए इसको। कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों बना रहे हैं? क्योंकि 1 ही चाहिए होगा हाइड्रोजन को। उसके सामने 1 बनाओ, बाकी 2 यहाँ बना दो। देखते हैं किसको चाहिए होगी, देखी जाएगी। कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाओ, हाइड्रोजन लेगा। 1 यहाँ बनाओ, हाइड्रोजन लेगा। बाकी दोनों सामने। सबसे पहले साइड एटम्स को फिल करना। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी? 1 उसके पास खुद होता है, 1 उसको चाहिए। तो हाइड्रोजन सबसे पहले अपना सर्कल पूरा करेगा। भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया सिंगल। देख रहे हो है ना? वो तो खाली मैंने रैंडमली बना के बताया। अब आते हैं कार्बन पे। पहले आप पहले कार्बन को फिर दूसरे कार्बन को फुल करेंगे। कार्बन के पास खुद के इलेक्ट्रॉन है 4 और कार्बन का शेल है सेकंड। तो कंप्लीट होने के लिए चाहिए 4 और 8 चाहिए होता है टोटल। तो खुद के 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4। देखो किससे लेगा? 1 इससे, 1 2 और 2 किससे लेगा? तो ये हुआ कार्बन का सर्कल पूरा। कितने बच्चों को यहाँ पे चीज समझ में आई? कार्बन के पास खुद के 4 और साइडों में इसने आजू बाजू देखा तो 2 इसने हाइड्रोजन से ले लिए और 2 इससे ले लिए 4। समझ आ रही है बच्चों? इस कार्बन के पास भी देखो खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 4 किससे लिए इसने? 1 इधर हाइड्रोजन से, 1 इस हाइड्रोजन से, 2 कार्बन से। अब जरा शेयरिंग देख लेते हैं किस किस की हो रही है। आप बोर्ड पे मत देखना बेटा, अब समझा रहे लाइव। कार्बन कार्बन इन दोनों में एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। 1 पेयर यानी सिंगल बॉन्ड, 1 पेयर। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे हैं? 1 पेयर एंड 2 पेयर। 2 पेयर है ना। तो यहाँ पर भी बॉन्ड बोलो। कितने बच्चों को समझ में आ गए? क्लियर हुआ? चलिए पॉज करिए बेटा। ओनली 2 एग्जांपल्स हमें करने हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के, ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है। सबसे पहले तो हम सीखेंगे N2 को और सेकेंड हम लोग सीखेंगे C2H2। सबका ध्यान बोर्ड पर, बहुत ही आसान है N2 का एग्जाम्पल। N2 यानी कि 2N। नाइट्रोजन के वैलेंस में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड में 5। ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो चाहिए कितने? 3। 8 बनाने के लिए 3 चाहिए। तो हमने इस वाले नाइट्रोजन के सामने इसके 3 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, क्योंकि भाई इसको बोले इसको कितने चाहिए होंगे इससे, बाकी 2 ऊपर लिख दिए। यहां पर भी हमने, क्योंकि इसको भी इससे 3 चाहिए होंगे इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर? 5 इलेक्ट्रॉन खुद के पास है, 3 किससे ले लेगा? सर्कल दिख गया। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 किससे लेगा? 3। जल्दी से, ये तो शेयरिंग में नहीं हुई, किसी के साथ शेयर नहीं हो रही।
तो ये तो ऐसे कैसे रहेंगे ऊपर, और बाकी ये शेयर हो गए। तो 1 2 3, क्योंकि शेयर देखो 1 2 3 पेयर्स हुए, 3 पेयर्स हैव 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। बेटा बॉन्ड यहां नहीं बनाना, ओके। चलिए C2H2 भी सीखे, उसके बाद आप लोग सभी नोट करेंगे, बोर्ड पे देखेंगे सभी। C2H2, 2 C बनाए, सेंट्रल एटम हुए, साइड एटम कौन है जल्दी बोलो, H, तो दोनों H बना दिए यहाँ पे कॉर्नर पे। H को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, खुद के पास कितने होते हैं, 1 और 1 खुद के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। कितने लेगा कार्बन से इलेक्ट्रॉन, ये 1। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, कार्बन के पास होते हैं टोटल 4, एक यहाँ पे बाकी 3 यहाँ बना दो। कभी भी CH वाला एग्जाम्पल आए, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बनाया करो हाइड्रोजन के सामने, बाकी सारे दूसरे कार्बन के सामने बनाया करो। यहाँ भी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के सामने, बाकी 3। सबसे पहले किसका सर्कल पूरा करोगे, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन। भाई तुम चुप बैठो पहले, है ना। जल्दी बताओ, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है 4, चाहिए भी कितने, एक तो इससे मिलेगा, बाकी के 3 या इससे लेगा, कहेगा भाई मुझे तो उससे चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा कार्बन कहेगा ले ले यार, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 4 है, एक हाइड्रोजन से 5 हो गए, और 3 यहां से मिलेंगे, टोटल 8। सर्कल किसका पूरा हो रहा है अब, शेयर देखो अब कैसे हो रहे हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग में 2 कलर आ जाते हैं, रेड कलर और ब्लैक दोनों कलर। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच शेयरिंग हो रही है, पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में शेयरिंग देखो, और वहां कार्बन और हाइड्रोजन में बना लो। चलो, कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज समझा रही हूँ, वही उनके बीच के डिफरेंस भी है। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है, पहली बात तो आयनिक कंपाउंड जो हम लोगों ने पढ़े हैं वो एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं। NaCl याद होगा, Na के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के वैलेंस में 7, तो Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता था। तो Na+1 और Cl के पास आ रहा है तो -1। कुछ को लगता है जहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है वहां प्लस आना चाहिए, ये उधार नहीं है मैथ्स का, लेन देन नहीं हो रहा। ये साइन तो इलेक्ट्रॉन लेकर आता है अपने साथ नेगेटिव, इसलिए यहाँ नेगेटिव, और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तो प्रोटॉन बढ़ जाता है, इसलिए पॉजिटिव। और इनके बीच में बनता है जो बॉन्ड, ये है आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट आप सीख चुके हो, जो भी शेयरिंग से बना रहे थे। जितने भी आयनिक बॉन्ड के कंपाउंड्स होते हैं ये सब सॉलिड होते हैं। जैसे नमक आपके घर में सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टल्स होते हैं। वही कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ये बहुत कम सॉलिड होते हैं, बहुत रेयर, ज्यादातर ही लिक्विड या गैस होते हैं। एग्जाम्पल दे अगर आपको लिक्विड का, तो जैसे ब्रोमीन Br2 लिक्विड है। गैस का एग्जाम्पल CH4 मीथेन गैस कराया है, क्लास में कराया था। CO2 गैस भी मैंने कराया था, वो भी गैस है। कुछ सॉलिड होते हैं, जैसे डायमंड सॉलिड है, डायमंड एक कोवेलेंट कंपाउंड है, सॉलिड है। ग्रेफाइट भी कोवेलेंट कंपाउंड है, सॉलिड है। वैसे ज्यादातर क्या होते हैं, लिक्विड और गैस, और ज्यादातर ये कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा, जितने भी आयनिक कंपाउंड है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है, बहुत हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सीधे बैठो बेटा, हाथ दे। काफी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होने का मतलब है कि अगर आप नमक को कभी भी बॉयल करो तो बॉयल नहीं होता, और ये पिघलता भी नहीं है। नहीं दीदी पिघल जाता है, पानी में डालो, ऐसे पिघलना नहीं है, वो घुलना है। कभी नमक को देखा है कि बहुत ज्यादा गर्मी होती तो भी मेल्ट नहीं होता। कोरोना में केक बनाए प्रेशर कुकर में नमक डाल के, यही तो किया कोरोना में तुमने, और क्या किया। तो वो प्रेशर कुकर में नमक डाला था, केक बन के तैयार हो गया, नमक का कलर बदल जाता है,
पर नमक गलता नहीं है, खुद में खुद नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जितने भी आयनिक कंपाउंड है सब बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। वही कोवलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतने हाई नहीं, ये आराम से मेल्ट होते हैं, आराम से बॉयल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से बेटा, इसका एक एग्जांपल है वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है क्या? 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है, घर में आराम से पानी उबलते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम है। यहाँ मैंने अभी आपको सॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट क्या लिखवाया? 1413 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हो कितना हाई है इसका। वहीं पर दूसरा पॉइंट है, तो पता चल गया सॉलिड है, ये लिक्विड और गैसेस होते हैं नेचर में, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और इनका लो होता है। उसके बाद ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं, वाटर सॉल्युबल है। नमक का सबसे पहला और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, पानी में डालो घुल जाता है। और समुद्र में, सी में तो दुनिया के बहुत सारे सॉल्ट मिले होते हैं। कुछ को लगता है सी में खाली हमारा ये नमक ही है, हम खुद से नमक बनाएंगे, फिर समुद्र का पानी लेंगे, टब में डालेंगे, पानी उड़ जाएगा, नमक से हम नमकीन चावल बनाएंगे। सो प्लीज नो, जो नमक तुम्हें मिलेगा उस नमक में बहुत सारे पॉइजनस नमक भी होंगे। That's it. NaCl is only edible salt, बाकी सब नहीं खा सकते तुम। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, पर सारे सॉल्ट आराम से देखा समुद्री पानी में मिक्स है, घुले हुए हैं, क्योंकि सारे सॉल्ट का नेचर कैसा है, और ये कंपाउंड आराम से पानी में डिसॉल्व होते हैं। नाउ आई आस्क फ्रॉम यू, जिनको पता है, जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा है वो नहीं बताएंगे, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट? हैंड रेज, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट? कौन कौन कह रहे हैं वाटर गुड कंडक्टर है? कि पानी से करंट लगता है या पानी से करंट फैल सकता है? मतलब आप लोग कह रहे हो पानी से करंट नहीं लगता? प्योर वाटर से नहीं लगेगा। अगर पॉज करना। हाँ, तो जिनका हाथ नीचे ही था उनको करंट नहीं लगता पानी में, तो एक वायर लेके जाना तुम लोग और ना टब में खड़े हो जाना अभी और पानी में डाल देना, और तुम्हें करंट लगे ना लगे मुझे बता देना। हरकतें देखो, इन्हें पता नहीं चलता पानी में करंट लगता है नहीं लगता। अरे पानी में करंट लगता है भाई, पर सिर्फ बात करें अगर वाटर की, सिर्फ वाटर, सिर्फ पानी, जिसे कहते हैं प्योर। हमारे घर में प्योर वाटर नहीं है, प्लीज आरओ का पानी निकालो के मत खड़े हो जाना। दीदी ने कहा था प्योर पानी, नो, उसमें भी कुछ सॉल्ट होते हैं, कुछ ना कुछ डिसॉल्वेशन, आयंस वगैरह, मिनरल्स वगैरह रहते हैं। प्योर वाटर दीदी कहां से मिलता है? लैब वगैरह में होता है, केमिस्ट्री लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं। कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर, ये बैड कंडक्टर है। इसमें तुम आराम से वो पानी की, वो आराम से वायर लेके खड़े हो जाना, दोनों वायर लेगा आराम से 220 वोल्टेज का करंट, टब में खड़े हो तुम, पानी में डाल दो, तुम्हें करंट नहीं लगेगा। नो, नॉट एट ऑल। अब जाके डिस्टिल्ड वाटर लेके काम मत कर देना, क्योंकि प्योर डिस्टिल्ड वाटर मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब मेन मुझे क्या पढ़ाना था कि ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, नमक, इसको पानी में डालो तो नमक क्या होता है? टूट जाता है। किसमें दीदी? Na+ आयंस में, और ये आयंस मूव करते हैं इधर उधर। तो अब तुम खड़े हो, तुम्हारे पानी में तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तुम्हारा भाई पीछे से नमक डाल गया, उसको लगा शिकंजी बनाना चाहिए उसमें, तुम वही 220 की वोल्टेज लेके पानी में खड़े हो, पानी में तुमने तारे डाल रखे, तुम जादू दिखा रहे हो दूसरों को, देखो हम करंट से मरते नहीं हैं। वही पीछे तुम्हारा छोटू भाई आया, उसने नमक डाल दिया उस टब में, तो तुम ऐसे ऐसे हिलने लग जाओगे, तुम्हें तो पता नहीं चलेगा क्या ऊपर वो जो नमक डाल के ये उससे हुआ क्या। जो तुम एक वायर लेके खड़े हुए थे टब में, जो दूसरी वायर लेके टब में खड़े हुए थे, दोनों वायर के बीच में पोस्टमैन आ गए, करंट ट्रांसफर कर रहे हैं। वो पोस्टमैन कौन है जो करंट ट्रांसफर कर रहे हैं? आयंस। तो आयंस क्या करते हैं? करंट को ट्रांसफर करते हैं पानी में। इसीलिए पानी में होने चाहिए आयंस, तभी पानी बनता है गुड कंडक्टर ऑफ। पर इसलिए समझ में क्या है, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जब ये पानी में डिसॉल्व होते हैं तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक। वैसे सॉल्ट से करंट नहीं लगेगा, तुम उस टब में से पानी निकाल दो बाहर, खाली टब, नमक डाल दो, खाली नमक, सुखा लेना टब को, नहीं चिपचिपा नमक कर दो तुम लोग, बिल्कुल ड्राई टब लो, अब उसमें नमक डालो, फिर से वही वायर, वही वाली 220 वोल्टेज की करंट के साथ, करंट नहीं लगेगा। करंट भी तब लगेगा जब आयनिक कंपाउंड किस में डिसॉल्व होगा? पानी में, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के टुकड़े टुकड़े
आयंस को अलग अलग कौन करता है? पानी। अगर ये सॉल्ट है तो आयंस जुड़े हुए हैं, जब ये अलग होते हैं तो तैर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, करंट लेके जाते हैं इधर से उधर। समझ में आया? कोवेलेंट कंपाउंड है, इसको पानी में कितना भी डिसॉल्व करो ये करंट प्रोड्यूस नहीं। अब तुम चीनी, अगर वो तुम्हारा भाई गलती से नमक डाल गया था छोटू, वो अगर चीनी डाल देता तो करंट नहीं लगता। समझ में आया? ये चीनी इज अ कोवेलेंट कंपाउंड जो कि पानी में डाल के आयंस में कन्वर्ट। कोवेलेंट कंपाउंड इज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। पहली बात तो डिसॉल्व ही नहीं होंगे, पहली बात तो डिसॉल्व ही नहीं होते। कुछ कुछ होते हैं चीनी हो जाती है, बाकी डिसॉल्व नहीं होते, और अगर हो भी गए तो भी करंट प्रोड्यूस नहीं करते। पहली बात तो ये डिसॉल्व ही नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं। दूसरा लास्ट पॉइंट, बेटा ये काफी हार्ड होते हैं आयनिक कंपाउंड, ये काफी सॉफ्ट होते हैं क्योंकि लिक्विड और गैसेस ही रहते हैं, पर एक बहुत हार्ड है इनमें, बस लाइन। ये पॉइंट्स मैं लिखवा चुकी हूँ, यही आप लोग डिफरेंस वाली लाइन डाल के इधर उधर लिखेंगे तो वो डिफरेंस वाले पॉइंट्स बन जाएंगे। ठीक है, पॉज करो। तो मैंने ये बता दिया कि जमीन की इस सेक्शन के नीचे सोना है, सोना नहीं पर चले सो जाओ जाके। जमीन के इस सेक्शन के नीचे गोल्ड है। मैंने तुम्हें वर्कर दे दिए, सारी की सारी हेवी टेक्नोलॉजिकल मशीन्स दे दी, सब तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, तुम्हें बस सोना निकाल के मुझे देना, मतलब खुद ही रख लेना, मुझे मत देना, फिर भी कहेंगे हमने निकालेंगे, खुद ही रख लेना। कैन यू एबल टू फाइंड आउट और एक्सट्रैक्ट गोल्ड? बहुत सारी गैसेस होंगी, एक से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि गोल्ड होता है एक पत्थर की स्टोन के अंदर ही होता है, वो उसके लिए तो पत्थर की स्टोन के अंदर होता है। मतलब अंदर एक्चुअली जितने भी मेटल्स होते हैं जो ये अर्थ के अंदर होते हैं, आप बोलिए ऐसे सुन लेते हैं, स्मिथ को आता था, बोलो। वो सब क्या कहते हैं मिक्स ही रहता है, उससे पहले हमें अलग अलग करना पड़ता है, प्योर गोल्ड निकालना पड़ता है। सुनो, क्योंकि जो मेटल्स होती हैं वो किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करती है। रिएक्ट का मतलब जैसे ये कार्बन है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है। ऐसे मेटल अकेली नहीं रहती, तुम लोगों को नहीं चाहिए सखियों और सखे कंबाइन होने के लिए, तो ऐसे उनको भी चाहिए, उनको भी ग्रुप बना के रहना, उन्हें भी किसी ना किसी के साथ कंबाइन होके रहना। क्यों? क्योंकि वो कंबाइन होते क्यों है दीदी? ताकि वो अपने अंदर अपने शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर सके। हम देख रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए चीजें कंबाइन होती। तो गोल्ड आपको ऐसे नहीं मिलेगा, वो एक ऐसे स्टोन की फॉर्म में होगा। हार्दिक ने सही बोला था, उस स्टोन के अंदर गोल्ड होगा, पर आप वो स्टोन देख के पता नहीं लगा पाओगे कि दैट इज हैविंग गोल्ड और नॉट। तो सही टेक्निक से आपको मेटल निकालना सिखा रहे हैं अर्थ के नीचे से। समझ में आया टॉपिक क्या बढ़ने वाले? चलिए